बात करेंगे गोल्ड की। बीते 2 साल गोल्ड के लिए जबरदस्त रहे, कीमतें आसमान पर पहुंच गई। गोल्ड की तेजी इन्वेस्टर्स को तो तगड़े फायदे करा दिए, लेकिन इसने गोल्ड ज्वेलर्स और कस्टमर्स के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। महंगे दाम ने कस्टमर्स को ज्वेलरी खरीद से रोक दिया और ज्वेलर्स की दुकानों पर सन्नाटा पसर गया। महंगे गोल्ड ने सरकार को भी तगड़ा झटका दिया है। पहले सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अनौपचारिक तौर पर बंद कर दिया था और अब बंद हो गई है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस स्कीम को बंद करने के पीछे क्या मकसद है और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, इस स्कीम को समझना पड़ेगा हमको। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाली स्कीम आई थी उसके साथ हमको इसको देखना पड़ेगा जी। पिछले 2-2.5 साल से गोल्ड की जो दाम जिस तरह से बढ़े हैं, मार्केट्स को आउटपेस किया है, उसने सरकार के सामने मुश्किल पैदा कर दी। पहली समस्या खड़ी हुई सरकार के सामने, या जिसको आरबीआई जारी करता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो पेपर फॉर्म में जारी होते हैं। हमने इस पर डिस्कस भी किया था जी। उस पर कोई आधिकारिक तौर पे तो ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने लंबे वक्त से इसका कोई नई किस्त या नया ट्रेंच जारी भी नहीं किया है। अच्छा। गोल्ड बॉन्ड खरीदने सीरीज क्या बात कर रहे हैं? सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। जो 2016 के आसपास जो जारी हुए थे वो अब रिडेम्पशन के लिए आ गए हैं और वहाँ लगभग 200% का प्रॉफिट देके गवर्नमेंट को उसका पैसा देना पड़ रहा है। 8,600 और खरीद फरोख्त उसकी जो थी 3600 रुपये के आसपास गोल्ड की थी। प्लस क्या हुआ कि उसमें 2.5% का सरकार को ब्याज भी चुकाना पड़ा। तो अब सरकार वहाँ फंस गई। रिजर्व बैंक ने हाथ पीछे खींच लिए कि नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब जो आज का नोटिफिकेशन आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो आ गया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर, जहाँ पे कि नवंबर 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। वही वक्त था जब हमने एसजीबी को भी लॉन्च होते हुए देखा था। ठीक है। इस स्कीम में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह से ब्याज मिलता है। 3 तरह की कैटेगरी है इसमें, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है जी। शॉर्ट टर्म को छोड़कर मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों में इसको बंद करने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। मीडियम टर्म में 2.25% ब्याज मिलता था, लॉन्ग टर्म में 2.5% का ब्याज इस स्कीम में दिया जाता है। बैंक देते हैं, आपसे गोल्ड लिया जाता है, गोल्ड लेकर उसको बैंक पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसके जो बार बनते हैं उनको बेचा जाता है और जो पैसा है आपके हिस्से का वो आपके खाते में डाल दिया जाता है। जब मैच्योरिटी की टाइम आती है, इसमें 1 से 3 साल शॉर्ट टर्म है, 5 से 7 साल मीडियम टर्म है, 12-13 साल के आसपास इसमें लॉन्ग टर्म का है। वो फिर पैसा आपका उसने टाइम पे आप इसको रिडेम्पशन कर सकते हैं। पैसा भी रिडेम्पशन कर सकते हैं जो चाहें, और चाहें तो उसमें गोल्ड भी ले सकते हैं जो आपने जमा किया। तो ये जो है, अब वही बात है कि 2.5% का ब्याज और ऊंचा गोल्ड का वैल्यू जो है, वो दोनों चीज़ें लगता है कि सरकार के खजाने पर भारी पड़ी। 31,000 किलो के आसपास गोल्ड लोगों ने इतने, जो दिसंबर 2024 तक जो आंकड़े आए थे, वो लगभग 31,000 किलो से ज़्यादा गोल्ड लोगों ने इस स्कीम में जमा कराया। ठीक है सर। अब वो सरकार ने उससे हाथ पीछे खींच लिए और जो आफत है वो आप समझिए कि जो इस वक्त जो चल रहा है पूरा, वो ज्वेलर्स परेशान है और कस्टमर तो परेशान है ही, जो कि गोल्ड खरीदने की इतनी बड़ी मुश्किल हो गई। 90,000 रुपये पे दाम पहुंच गया है। तो ये पूरा वो परिदृश्य है जहाँ पे कि सरकार को एक के बाद एक 2 स्कीमों पर एक तरह से ताला लगाना पड़ गया है। लेकिन सर, ये बड़ा सोचने वाली बात है कि पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गोल्ड पेपर था उसको सरकार ने बंद किया, कहा कि इसको हम लोगों ने मोनेटाइजेशन के रूप में, या इंपोर्ट जो ज़्यादा हो रहा है उसमें कटौती करने के लिए, अब बहुत सारा बिल्स जो है, सरकारी बिल है, वो बढ़ जा रहा है, इसलिए हमने इसको लाने की कोशिश की थी। पहले अनौपचारिक रूप से उसको बंद करना हो, फिर आ जाए ये मोनेटाइजेशन स्कीम किसको बंद करना हो, उसके लिए भी हम लोगों ने खबरें चलाई कि भाई ऐसा मिस फेल्योर था सरकार का कि 1,13,000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान सरकार को होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि इसके पीछे का जो क्या ब्रेन चाइल्ड था जिसने इस स्कीम को लिखा, रचा, बुना, वो इतना बड़ा फेल्योर कैसे हो गया? नहीं, देखिए, दोनों ही स्कीमों के पीछे एक बड़ा क्लियर पर्पस था, एक बड़ा मकसद था। एक मकसद जो, अगर मैं केवल और केवल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात करूं, तो एक पर्पस था इसको फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने का। गोल्ड को, जो घरों में रखा हुआ गोल्ड है, माना ये जाता है कि भारतीय परिवारों के पास, महिलाओं के पास तकरीबन 30,000 टन गोल्ड है। अलग अलग आंकड़े, कहीं 22,000 टन कहा जाता है, कहीं 21,000 टन।
तो एवरेज 22-23 हज़ार टन या 30 हज़ार टन सोना भारतीय परिवारों में रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा हर साल 700 टन से 800 टन भारत लगातार इंपोर्ट करता है जी। देश में प्रोडक्शन बहुत कम है, सब जानते हैं। गोल्ड इंपोर्ट होता क्या है कि उसके जरिए डॉलर जाता है और देश पर इंपोर्ट बिल की मार पड़ती है। ठीक है। सरकार का पिछले 7-8 साल से, मोदी सरकार जब से आई तब से एक फोकस ये रहा है कि गोल्ड पर किसी न किसी तरह से जो इंपोर्ट का जो बिल है उसको हम कम करें जी। उसी प्रक्रिया में 2015 में ये दोनों स्कीमें लाई गई, चाहे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो चाहे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हो। ठीक है सर। दोनों में ब्याज का कंपोनेंट रखा गया ताकि इन्वेस्टर्स के लिए या डिपॉजिटर्स के लिए इसको ल्यूक्रेटिव बनाया जाए। सर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कहा गया कि अगर यूपीआई से या डिजिटल माध्यम से पेमेंट करिएगा तो 50 रुपये और कम लगेगा। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात की गई कि वहां भी अगर आपको छूट मिलेगा, 2.5% ब्याज का जो सालाना आधार पर वहां भी देने की बात की जा रही इसमें लेकिन जो आपको ब्याज मिल रहा है, जो मोनेटाइजेशन वाला, वहां पे वो टैक्सेबल है ब्याज। तो टैक्सेबिलिटी का एक इश्यू था उसमें। दूसरा इश्यू क्या आया कि लोगों को ये लगा कि जो सरकार के पास सोना जा रहा है उसका मतलब आपकी स्क्रूटनी हो रही है, सरकार को ये पता चल रहा है कि आपके पास कितना सोना है। ठीक। इसलिए ये स्कीम उस हद तक सफल नहीं हुई। 30 हज़ार टन या 22 हज़ार टन भी अगर हम गोल्ड मान लें भारतीय परिवारों के पास, और उसमें से केवल 31,000 किलो अगर सोना डिपॉजिट हुआ बैंकों के पास, तो वो उसका बहुत मिनिस्क्यूल अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। तो ये पूरा का पूरा पर्पस जो सरकार का था इंपोर्ट कम करने का था, लेकिन इंपोर्ट पूरे के पूरे आप साल दर साल देख लीजिए 700-800 टन के इंपोर्ट से कम हुआ नहीं। सर, लोगों ने गोल्ड खरीदना जारी रखा। एक और लास्ट बात जो मैं कहूँगा प्लीज सर, कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा, इस पूरी ड्यूरेशन में गोल्ड बहुत महंगा हुआ जी। अब एक तो यह है कि आपने लिया गोल्ड मान लीजिए सस्ता जी, और अब गोल्ड महंगा हो गया, बैंकों ने उस गोल्ड को उठाया, जब आपका गलाया और बेच दिया और आपके खाते में पैसा डाल दिया, अब उस पर ब्याज मिल रहा है। अब अगर आप गोल्ड को आज की वैल्यू के हिसाब से देखें तो वो बहुत ज़्यादा बैठती है। तो क्या बैंकों को जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है इसमें क्या नुकसान हो रहे थे, इसमें क्या घाटे हो रहे थे, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसको बंद करना पड़ा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बात साफ तौर पे कही है, मार्केट की कंडीशंस को और मार्केट में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए इस स्कीम को रोका जा रहा है। बैंक चाहे तो शॉर्ट टर्म का जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाला पार्ट है उसको चला सकते हैं अगर उनको इसमें फायदा दिख रहा हो तो। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी गोल्ड को लेके जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। सर, 2 पॉइंटर्स है, मैं बता देता हूँ, एडिशनल जानकारी भी है। एक तो गोल्ड प्राइस की आप जो बात कर रहे थे, 2024 की बात की जाए यानी पिछले साल बात की जाए सर, तो एक साल में जो सोना है 12,810 रुपये महंगा हो गया सर। 1 जनवरी 2024 को सोने की जो कीमत थी 63,352 रुपये के आसपास थी प्रति 10 ग्राम। 31 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर के आ जाता है 76,162। इस साल की बात की जाए यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक कितना महंगा हुआ, इसके पीछे कारण है सर टैरिफ, ट्रंप और तमाम तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इस साल की भी अगर बात की जाए सर, मात्र मुझे लग रहा है कि ये 3 महीने ही हैं, 3 महीने में ही 11,589 माने 12,000 रुपये तक के आसपास महंगा हो चुका है। हाँ, मतलब अगर परसेंटेज टर्म में आप देखेंगे तो पिछले साल लगभग 24% गोल्ड महंगा हुआ था और अब तक लगभग 11-12% का रिटर्न गोल्ड दे चुका है। मार्केट्स जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, अगर आप देखें निफ्टी को अक्टूबर सितंबर के पीक के बाद अगर हम देखें तो लगभग 10-11% का निफ्टी में नेगेटिव रिटर्न है। उसी के टर्म में अगर आप देख लो तब से अब तक तो 15-14-15% अगर गोल्ड में तेजी आई है तो लोगों का एक रश बढ़ा है। चाहे गोल्ड ETF देख लीजिए या दूसरे मीडियम देख लीजिए, लोगों का गोल्ड एक हेजिंग के तौर पर, एक इन्वेस्टमेंट के सेफ एवेन्यू के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। वहीं सरकार भी थोड़ा पिछले 2 साल में सरकार को ये समझ में आया कि गोल्ड पे जहां वो फ़ायदा कमाना चाह रही थी, जहां वो चाह रही थी कि एक इनफॉर्मल सेक्टर से निकलकर फॉर्मल इकोनॉमी में गोल्ड आ जाए, देश का रखा हुआ इंपोर्ट कम हो जाए, उसमें से दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे कम से कम। लेकिन सर एक आंकड़ा है जो थोड़ा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, उसको भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपके चश्मे से देखना चाहूँगा। गोल्ड इंपोर्ट का आंकड़ा है सर, 2015 में जब इन दोनों स्कीम्स को लाई सरकार तो उस समय गोल्ड इंपोर्ट था 900 टन, ठीक है, और अब ये 780 टन पर आ गया है सर। हालांकि सोने की आयात में इसमें कमी आई है, लेकिन वो ज्वेलरी की जो डिमांड है ना वो कम हुई है। ओके,
ज्वेलरी की डिमांड इस साल जनवरी से अब तक बहुत ज़्यादा गिरी है, और ज्वेलरी की डिमांड ही पिछले साल भी, जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, उसने इस साल के आउटलुक में भी ये कहा है कि ज्वेलरी की डिमांड वो कम हो सकती है, क्योंकि ऊंचे प्राइसेस हैं और लोग इस वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि बैंकों को, बैंक कह रहा हूँ, ज्वेलर्स भी बड़ी परेशानी में, दुकानों पे उनके पे एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और दूसरी तरफ जिन बैंकों से वो लीज लेती है गोल्ड मेटल लोन करके, जो पूरी गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसका 20% हिस्सा, उसका गोल्ड मेटल लोन, जिस लोन को लेके ज्वेलर्स पूरा धंधा चलाते हैं, वहां पे उनको बैंकों की तरफ से मार्जिन कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। तो गोल्ड पे इस वक्त चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं, और दुनिया भर में जिस तरह की अनिश्चितता है उसने चीज़ों को और थोड़ा, गोल्ड को लेकर कम से कम चीज़ों को थोड़ा, अब देखिए ना सर, 10-15 दिन के बाद खरमास भी खत्म हो जाएगा, अक्षय तृतीया भी आने वाली है, और ऐसे में आम निवेशक जो मिडिल क्लास है उसको अगर सोना खरीदना हो तो उसके लिए तो बड़ा आफत है सर। 90,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 10 ग्राम भी ले तो भाई अब वहाँ तो नो कॉस्ट EMI वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि भाई यहाँ ब्याज ना दें और पार्ट बाई पार्ट तरीके से आदमी आकर पेमेंट करे, तो बहुत चिंताजनक बात है सर।